4 बज चुके हैं। आप सब संभवतः सब लोग आ गए होंगे। सबको बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद कि आप समय पर उपस्थित हो जाते हैं। कुछ पहले प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। डॉक्टर विकास चौधरी ने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है आर्थराइटिस का ही भेद, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इट इफेक्ट्स ऑन स्पाइन्स और लार्ज जॉइंट्स। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहाँ का है, इस पर थोड़ा सा चिकित्सा निर्भर रहेगी, लेकिन फिर भी सामान्य चिकित्सा, मान लीजिए लंबर रीजन में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो L4, L3, S1, S2 ये जो सैक्रल वर्टिब्रा हैं इसको चिन्हित करते हुए वहाँ पर कटिबस्ती लगाएं। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल ग्रीवाबस्ती लगाएं। यदि जानू प्रदेश में एंकिलोजिंग है तो वहाँ पर जानुबस्ती लगाएं और उसके पश्चात पत्र पर निश्चित करें। जानुबस्ती और पत्र पर, और ये हमेशा इसमें ब्रह्मण तैलों का उपयोग करना है। महामास तैल, अश्वगंधा बला तैल, सहचर तैल, इनका प्रयोग कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, जानुबस्ती के लिए करना है। फॉलोड बाई पत्र पर निश्चित, उसके बाद जो है पत्र पर निश्चित आपको करना है। ये लगातार कम से कम 15 से 20 दिन तक ये ट्रीटमेंट दीजिए। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा या तो इसी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप वस्ती भी देवें। वस्ती में एरंडमूल आदि वस्ती, माधु तैलिक वस्ती या दशमूल की वस्ती श्रेष्ठ रहेगी। वस्ती में कई बार बता चुका हूँ विधि कैसे देना है, कैसे करना है। तो वस्ती का प्रयोग कम से कम 16 वस्तियों का प्रयोग जरूर करें। क्रमशः अनुवासन आस्थापन लगावें। काल कर्म योग, तो यहाँ काल वस्ती के रूप में 16 वस्ती देवें। अगर वस्ती लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता हो पेशेंट तो आप विरेचन करा दें। विरेचन अच्छा ट्रीटमेंट है। आभ्यंतर स्नेहपान आप दशमूल तैल से या दशमूल घृत से भी कर सकते हैं, और नहीं तो त्रिफला घृत तो मिल ही जाता है, उससे आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। और फिर इसके बाद संशमन औषधियाँ भी देवें। संशमन में सिंहनाथ गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। रस औषधियों में आम व ताई रस, बृहत व चिंतामणि, महावात विध्वंसन रस। महावात विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम, आम वातारी 250 मिलीग्राम और बृहद व चिंतामणि 60 मिलीग्राम। यह ऐसी एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा महारासनादिक्वाद 30 ml और इसमें 20 ml कैस्टर ऑयल मिला दें और भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। ये पूरा ट्रीटमेंट आप करेंगे तो विदिन 1 मंथ पेशेंट को लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हर श्रृंगार के पत्ते एंकिलोजिंग में बहुत अच्छे उपयोगी हैं। वो चाहे सियाटिका हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऐसी अवस्था में आप जो ये पत्ते हैं इनके 10-15 पत्ते आप चयन कर लें हर श्रृंगार के, और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। बारीक कूट करके इसका काढ़ा बना लें। 4 चम्मच करीब 20 ग्राम या 15 पत्ते सफिशिएंट है इसके लिए। इसमें 4 कप पानी डालें और 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप बच जाए तो छान लें। फिर उसमें त्रिकट चूर्ण आधा ग्राम या 1 ग्राम त्रिकट चूर्ण डाल करके खाली पेट में दोनों टाइम इसको पिलाएं। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। डॉक्टर शैलेश भलाला ने
बच्चियों को, छोटी बच्चियों को श्वेत प्रदर कभी कभी हो जाता है। वैसे बहुत कम पेशेंट आपको टीनी एज वाले मिलेंगे, लेकिन अगर मिल भी जाएं तो कारण का पता लगाएं, क्यों हो रहा है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये पता लगाएं। क्योंकि निश्चित है बच्ची यहाँ हैं तो अभी एमसी तो चालू हुआ नहीं होगा, तो अन्य स्थानीय कारण भी हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में बहुत ज़्यादा औषधियों देने की आवश्यकता नहीं है। पुष्यानुक्षूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार देवें, ये सफिशेंट होगा उनके लिए। या ल्यूकॉल टैबलेट आती है, एक गोली सुबह शाम दें। अश्वगंधा, दशमूलारिष्ट और अशोकारिष्ट, इसका पान कराएं। डॉक्टर उषा तभानी, इन्होंने माइट्रल वॉल प्रोलेप्स, इसका शॉर्ट फॉर्म उन्हें MVP ऐसा लिखा है, लेकिन किताबों में शॉर्ट फॉर्म MVP नहीं है। लेकिन माइट्रल वॉल प्रोलेप्स ये ज़्यादातर जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन से होता है। 2 प्रकार का हार्ट में बीमारियां हो सकती हैं। एक तो स्टेनोसिस, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पेड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में नैरोइंग ऑफ द ऑरिफिस नैरो हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ताकत हार्ट को लगानी पड़ती है। और रिगर्जिटेशन में या प्रोलेप्स में जो दोनों कस्प हैं बाइकस्पेड, वो ठीक से क्लोजर नहीं होता उनका, और इसी को लीकेज भी बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये रोग मिलता है और ये हमेशा बना रहता है, बहुत ठीक होने की ज़्यादा गुंजाइश इसमें नहीं रहती है। तो माइट्रल वॉल्व का ठीक से न बंद होना, और इसी को हम माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स कहते हैं। यह वाल्व अपर एंड लोअर लेफ्ट हार्ट के चैम्बर में स्थित होता है। कभी किसी भी उम्र में यह बीमारी हो सकती है। हेरिडिटरी भी देखा गया है कि वंशानुगत रोग भी ये उत्पन्न हो जाता है, और ख़ास तौर से यह इन्फेक्शन या कनेक्टिव टिश्यू की डिसीज़ की वजह से ये रोग हो सकता है। यूजुअली ये लाइफ लॉन्ग वाली डिसीज़ है। ऐसे व्यक्ति में पाल्पिटेशन, पल्स रेट बढ़ जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, थोड़ा सी परिश्रम करने पर सांसों में तकलीफ़ होने लगती है। पैनिक एंड एंजाइटी। दूसरी बात, पेशेंट में नम्बनेस, जैसा आपने बताया है कि चेहरे में थोड़ा सा उनको नम्बनेस लगती है, तो नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन लेग, हैंड और फेस में ये हो सकती है। और जैसा मैंने बताया, ये माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से भी हो सकता है। इसमें आप पहले तो विरेचन करा दें। विरेचन कराने के पश्चात हृदयबस्ती लगाएं। हृदयबस्ती 10 मूल तेल की श्रेष्ठ रहेगी, या एक योग है मैं आपको बता रहा हूँ, उससे सिद्ध तेल तैयार कर लें और उसका प्रयोग करें। हरित की वसा रासना पिपली नागरोद्भवम सटी पुष्कर मूलोथम चूड़म हृदय रोगनाशनम। तो इसका ये जो योग मैंने बताया चरक का है, इससे आप तेल को सिद्ध कर लें और हृदय बस्ती दें। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो 10 मूल तेल से भी हृदय बस्ती दे सकते हैं। इसके अलावा औषधि योगों में हृदयाणु रस, नागार हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम और मुक्तापिष्टी 60 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 मात्रा शहद के साथ इसका सेवन कराएं। पेशेंट को समझाइश दें कि बहुत ज़्यादा परिश्रम, सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ें, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना ये आपके लिए वर्जनीय है, ये उसको समझा दें। और जो मैंने योग बताया उसमें हरित की वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी और पुष्करमूल, इन औषधियों को आप इनके माध्यम से तैल को सिद्ध कर लें। इसका काढ़ा भी आप रोगी को पिलाएं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही उपयोगी चूर्ण है ये। हरित की वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी और पुष्करमूल, इनका काढ़ा या घनबटी जो भी आप बना सकें पेशेंट को दें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होगा। डॉक्टर बिंदु गुप्ता, डॉक्टर बिंदु गुप्ता पित्त प्रकोप की चिकित्सा के बारे में पूछा है। पंचकर्म कौन सी चिकित्सा करेंगे? तो निश्चित रूप से विरेचन इसके लिए श्रेष्ठ है,
लेकिन पहले वमन करा दें और फिर विरेचन कराएं तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। और टैबलेट में चंद्रप्रभा बटी, चंदनारी बटी ये प्रयोग करें। रस औषधियों में चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। इसको दिन में 2 बार शहद के साथ या आंवले के रस के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं, या आंवले का मुरब्बा इसके साथ भी आप सेवन कराएं पेशेंट को। तो पित्त प्रकृति में या पैतृक रोगों में निश्चित रूप से ये बड़ा लाभप्रद चिकित्सा है। डॉक्टर मोनिका शैलेश स्वामी, उन्होंने ओबेसिटी की चिकित्सा के बारे में पूछा है। हेरिडिटी है ऐसा उनका मानना है। 17 साल की उम्र है और वेट काफ़ी है, 130 kg के आसपास, और निश्चित रूप से कष्टसाध्य व्याधि है। 17 साल की उम्र में ये हो गया है। निश्चित है कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, और हेरिडिटी तो है ही जो आपने बताया है। तो ऐसे स्थूल रोगी में चूँकि 17 साल का पेशेंट है, संशोधन क्रिया आराम से कर सकता है। तो इनका विधिवत क्लासिकल वमन, क्लासिकल विरेचन और क्लासिकल वस्ती, लेखन वस्ती में कई बार बता चुका हूँ। लेखन वस्ती का प्रयोग इसमें करें, कम से कम 16 वस्ती, और अगर पेशेंट तैयार है तो कर्म वस्ती 30 वस्तियों का प्रयोग करें। इसमें अनुवासन अधिक नहीं देना है, क्रमशः अनुवासन नहीं देना है, क्योंकि स्थूल के रोगी में अनुवासन वर्जित है। तो यह आप ध्यान रखें। और लेखन वस्ती के साथ साथ कुछ संशमन औषधियाँ जैसे त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, इनका चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार या 4 बार, 3 बार तो दे ही रहे, उससे काफ़ी रिलीफ होता है। इसके अलावा कांचनादि गुगुल और मेदोहर गुगुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, और साथ में निदानम परिवर्जनम, सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। निदान परिवर्जन बहुत ही आवश्यक है। अगर डाइट कंट्रोल नहीं है तो कितना भी आप ट्रीटमेंट करेंगे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इतना परहेज़ करें जो कि वो हमेशा कर सके। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल परहेज़ कर दिया और फिर बाद में फिर वो खाना चालू कर देगा तो फिर से उसको मोटापा बढ़ जाएगा। तो ऐसा आहार व्यवस्था देवे जो कि वो हमेशा उसका सेवन कर सके। गायत्री नप्ते जी ने वजन बढ़ाने की चिकित्सा पूछी है। वजन बढ़ाने के लिए इमीडिएट कोई दवा नहीं है, उसका दीपन पाचन करिए, अच्छी भूख लगे, अच्छा खाना खाए तो निश्चित है वजन बढ़ेगा। और हरी सब्जियों का, फल का सेवन ये सब करें। ये ज़रूर है कोई केमिकल ना लें स्थूल मोटा करने के लिए, नहीं तो उसमें तकलीफ़ होती है। उसके अलावा अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण और शतावरी चूर्ण, मुलैठी चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी और मुलैठी, ये तीनों के इक्वल क्वांटिटी में बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। खान पान का विशेष ध्यान रखें और साथ में ये भी देखें कि ऐसी कोई क्रिया न करे जिससे उसको पतलापन हो या अति व्यायाम करता हो, अति योग करता हो, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी आपको ध्यान में देना है। राहुल रघुवंशी जी ने लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसा पेशेंट है उसका, और उसके बारे में ट्रीटमेंट पूछा है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो लॉस ऑफ टेस्ट क्यों है ये आपको देखना है। आरोचक एक बीमारी होती है, आरोचक भी 5 प्रकार का है। तो आरोचक में कौन सा आरोचक है और किस वजह से अरुचि है, भूख लगती है लेकिन टेस्ट नहीं है, ये उनका कहना है। तो मैं आपको एक भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, भोजन के पहले लवण अदरक का सेवन कराएं, इससे रुचि बढ़ेगी और टेस्ट भी डेवलप होगा। साथ में इसमें गंडूस धारण कराएं, स्नेहा गंडूस में दशमूल तैल या गोघृत का गंडूस और कवल करवाएं। गंडूस धारण बड़ा अच्छा इसमें उपयोगी है। इसके अलावा नस्य कर्म इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार लगातार 20-21 दिन तक पेशेंट को देवें। इससे हो सकता है कि टेस्ट में थोड़ा परिवर्तन आए। और ये देख लीजिए कोई पीनस रोग तो नहीं है। जीर्ण प्रतिश्याय रोगी में भी स्मेल और टेस्ट का अभाव हो जाता है। अगर वो बीमारी है या उसकी हिस्ट्री है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से बार बार नस्य कर्म का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर नीलम शुक्ला जी ने
पूछा है डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के उपाय क्या हैं। ये वास्तव में कई बार बड़ी समस्या हो जाती है। बच्चा पैदा हो गया लेकिन माँ का दूध ही नहीं निकलता है, तो इससे काफ़ी जो बच्चा है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। उसके लिए शतावरी की योग, जितने भी बाज़ार में जैसे शतावरी कल्प है, शतावरी ग्रेन्यूल्स आते हैं, इनका 2-2 चम्मच दिन में 2 बार सेवन कराएं। शतावरी पाक भी आता है, उसका भी सेवन करें। शतावरी घृत 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को भोजन के आधा घंटे पहले कुनकुना करके गर्म पानी के अनुपान में शतावरी घृत का सेवन कराएं। इसके अलावा सौंफ का पानी जो पिए तो सौंफ से सिद्धित हो उसका पानी पिलाएं। सौंफ से सिद्धित मतलब 1 किलो पानी हो तो लगभग 50 ग्राम सौंफ डालकर एक बॉईल कर दीजिए और फिर छान कर रख दीजिए। श्रुतशीत पान ये कहलाएगा। इसका पान वो हमेशा करें। मेथी दाने का सेवन, मेथी दाने को पानी में भिगो कर रात्रि में रख दें। प्रातःकाल आप उस पानी को और वो जो मेथी है उसका भी सेवन करें। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक चूर्ण मैं बता रहा हूँ, उसका आप प्रयोग करें। इसमें शतावरी, दालचीनी, जीरा, सौंफ, शतावरी, दालचीनी, जीरा और सौंफ, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दूध के साथ जो लेडीज़ हैं, क्योंकि बच्चों में तो ट्रीटमेंट नहीं देना है, लेडीज़ में ट्रीटमेंट देना है क्योंकि दुग्ध कम आ रहा है, तो उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। बादाम का सेवन कराएं। प्रातःकाल बादाम कम से कम 5-10 बादाम फुले हुए लेवें, इससे भी जल्दी बढ़ जाता है। और सिर्फ जीरा और शक्कर, जीरा 100 ग्राम और 100 ग्राम शक्कर बारीक पीस लें और एक दुग्ध के साथ इसका सेवन कराएं। तो ये कुछ योग हैं जिनसे ब्रेस्ट में दुग्ध की मात्रा बढ़ जाएगी। हिमांशु ओम, इन्होंने हेयर फॉल के बारे में पूछा है। बाल झड़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से मैंने कई बार चर्चा की है आपसे। एक तो नस्य कर्म आप कराइए, इंद्रिय वर्धक तैल या ब्राह्मी घृत से नस्य कर्म लगातार। इसमें शोधन नस्य नहीं देना है, ब्रह्मण नस्य ही देना है। नस्य कराने से बड़ा फायदा होगा। और शिरा तर्पण में कई चीज़ें हैं। अभ्यंग है, सेक है, पिचु धारण है, शिरोधारा है, शिरोवस्ती है। इनमें से कोई इसके लिए विशेष रूप से शिरोधारा और शिरोवस्ती इसके लिए ज़्यादा उपयोगी चिकित्सा है हेयर फॉल के लिए। इसके अलावा मस्तिष्क, मैं हमेशा बोलता हूँ, मस्तिष्क का ट्रीटमेंट कुछ चिकित्सक अपने पेशेंट में दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। उसमें आप आधा किलो के आसपास आमल की ले लीजिए, सूखी वाली, और इसकी पोटली बना करके एक पात्र में करीब आधा लीटर तक्र डाल करके धीरे धीरे पकाएं, पोटली उसमें डाल दें। तो धीरे धीरे वो जब तक्र ख़त्म हो जाएगा तब वो शून्य हो जाएंगे आंवले, और इसको बाहर निकाल करके हाथ से मसल के गुठली निकाल लें और धागे यदि हों तो वो भी निकाल लें। बेटर है कि एक सफ़ेद कपड़े से छान लें, तो बिल्कुल चिकना आपको कल का प्राप्त हो जाएगा। फिर शिरा प्रदेश के बाल बिल्कुल छोटे करा लें। अगर मुंडन करा लें तो लाभ और ज़्यादा प्राप्त होगा। और इसका लेपन 1 घंटे तक करें। 1 घंटा, कम से कम 1 अंगुल मोटा लेप सर में होना चाहिए। 1 घंटे धारण करना है। उसके पश्चात धीरे से आप प्रक्षालन कर लें, धो लें। धोने के बाद उसमें चमेली तैल या भृंगराज तैल, इसका आप अभ्यंग करें। तो ऐसा रोज़ाना 21 दिन तक करें तो झड़ना निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। इसके अलावा सप्तामृत लौह और प्रवाल पिष्टी, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार त्रिफला घृत के साथ सेवन कराएं। त्रिफला घृत 2 चम्मच त्रिफला घृत में इसको मिला के दिन में 2 बार दूध के अनुपान में इसका सेवन करें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। झड़ना जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में भी हिमांशु ओम ने पूछा है। यूट्राइन फाइब्रॉइड यदि हैं तो इसमें निश्चित रूप से पहले विरेचन करा दें और फिर लेखन वस्ती में मैंने कई बार बताया इसके लिए तृण पंचमूल क्वाथ और वरुणादि क्वाथ, ये 50-50 ग्राम लेके 100 ग्राम हो गया, और काढ़ा विधिवत बनाए 300 ml। और फिर इसमें गोमूत्र या गोमूत्र अर्क करीब 50 ml, शहद 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम मिला के वस्ती लगातार दें, 16 वस्तियाँ। इससे निश्चित रूप से फाइब्रॉइड में आराम प्राप्त होगा।
इसके अलावा कांचनादि को गुल आप देते ही हैं। गोक्षुरादि को गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। चूर्ण में त्रिफला चूर्ण, विडंग चूर्ण और गिलोय। त्रिफला, विडंग और गिलोय बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ इसका सेवन कराएं। लगातार सेवन कराएं तो फाइब्रॉइड में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। और निदान परिवर्जन, फैटी चीज़ें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब पेशेंट को बंद करा देना चाहिए। सोनल पटेल जी ने पूछा है सोरियासिस के बारे में। तो आज जो है चिकित्सा आप सबकी मांग पर सोरियासिस पर ही आज व्याख्यान है, तो उसमें आपको डिटेल सब मिल जाएगा। चैताली पाटिल ने विसर्प पर लेक्चर चाहा है, नेक्स्ट टाइम विसर्प पर भी एक लेक्चर ले लेंगे। मंजू वर्मा ने हाइपर कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, मतलब ट्राइग्लिसराइड या ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो क्या करें। तो इसमें भी आप वमन और विरेचन कराएं और वस्ती, और ये संभव न हो तो सिर्फ लेखन वस्ती का ही प्रयोग कराएंगे तो इसमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं हमेशा बताता हूँ, नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस और एप्पल का सिरका, ये 100-100 ग्राम ले लें, चारों को 400 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम बचने तक इसको पकाएं धीरे धीरे आँच में, और फिर 200 ग्राम उतार के ठंडा कर लें, 200 ml बचे तब, और इसमें 200 ml ही शहद मिला दें और ये 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लें। इससे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना बंद हो जाता है और उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। और निदान परिवर्जन, जैसे हम हर में निदान परिवर्जन तो पेशेंट को करना ही पड़ेगा। फैट की चीज़ें, तली मली चीज़ें, बेसन, लड्डू, मिठाइयाँ, ये सब पेशेंट को बंद कराना पड़ेगा। अब आइए डॉक्टर कृष्ण कुमार चौरसिया, इन्होंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। नींब पत्र से प्रक्षालन करें, जब सूख जाए तो गंधक तेल दिन में 2 बार लगाएं। गंधक तेल, जिसको गंधक द्रुत भी कहते हैं, ये अच्छा प्रयोग है। बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, आज फिर सुन लीजिए। इसमें आपको गंधक 100 ग्राम ले लीजिए और इसको बारीक पीसिए, पाउडर बन जाए तब इसमें तिली तेल मिला करके और अच्छी तरह घोटिए, और तो ये औले टाइप का दिखने लगेगा। इसमें 5 ग्राम त्रिकटु चूर्ण डाल करके फिर घोटिए, और फिर गाढ़ा गाढ़ा ये लेप तैयार हो जाएगा। तब एक कपड़ा लीजिए और कपड़े में उसको बिछा करके और रोल करिए। रोल करने के बाद दोनों सिरे को अच्छी तरह बांध के चारों तरफ धागे से उसको बंद कर दीजिए, ताकि जो औषधि हमने चिपकाई हो वो बाहर ना निकले। उसके बाद एक सिरे में आप तार के माध्यम से उसको लटका दें और नीचे जो है एक कटोरी रख दें, पीतल की या स्टील की। कांच की कभी बार फूट जाती है, क्योंकि तेल जब गिरेगा तो गर्म गिरता है, तो कांच का ना लेकर के स्टील की कटोरी लें और जला दें, तो धीरे धीरे वो टप 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 करके तेल निकलना प्रारंभ हो जाता है। और बड़ा उपयोगी है ये, खास तौर से फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इसका प्रयोग आप करें। इसके अलावा आर्टिप्लेक्स लोशन दिन में 2-3 बार लगाएं। ज़्यादा यदि खुजली ज़्यादा है तो जो खुजलीनाशक तेल हैं उनका प्रयोग, जैसे चाल मोगरा तेल है, मरीचारी तेल है, टेक्जिमा टैबलेट बहुत अच्छी है, शरक की है, इसकी 2 गोली सुबह शाम को पेशेंट को देवें। गिरिराज प्रसाद जी ने SLE के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, ये इसमें कम से कम 1 घंटा चाहिए। सिस्टमिक ल्यूपस इरिडिमेटस ये इसका नाम है। ये एक प्रकार का साध्य व्याधि है, और जैसा कि आप जानते हैं, जब ऑटो इम्यून अपने खुद के टिश्यूज़ के लिए नुकसानदेह हो जाती है, तब SLE का उत्पत्ति होती है। और ये इट कैन इफेक्ट एनी जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड, लंग्स, ब्रेन और हार्ट, कहीं भी ये बीमारी हो सकती है। तो कहाँ पर बीमारी हुई है, जॉइंट्स में है कि लंग्स में है कि हार्ट में है, इससे भी ट्रीटमेंट में अंतर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के व्याधि क्षमता बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको संशोधन कराना पड़ेगा। संशोधन कराने के पश्चात फिर
आप औषधियों का, खास तौर से रसायन औषधियों का प्रयोग करें। और रसायन औषधियों प्रयोग करने के पहले बताया है, तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बोला अपना रसायनम प्रयुंजीति तत्प्रयोक्ष्यामि शोधम। तो वमन विरेचन वस्ती देने के बाद फिर आमल की रसायन च्यवनप्राश या शतावरी, अश्वगंधा और गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा और गिलोय, इसका चूर्ण बना लें। ये भी रसायन है। एक एक चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को दो। इससे निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा सिद्ध मकरध्वज, बृहद्वाज चिंतामणि का भी प्रयोग इसमें आप करा सकते हैं। खास तौर से सिद्ध मकरध्वज ज़्यादा उपयोगी है। सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, ऐसा मिला करके एक एक पुड़िया दिन में 2 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ दें। ब्राह्मी अवलेह भी बहुत ही ब्रह्मणकारी है और रसायन भी है। इसका सेवन पेशेंट को कराएं। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में जो जुड़े हुए चिकित्सक हैं, डॉक्टर शैलेश भलाला जी, आदित्य त्रिपाठी जी, दिनेश राज जी, मुकम्बिका के, विकास चौधरी, रेखा वर्मा, कविता शर्मा, अर्चना वर्मा, आनंद आयुर्वेद, आर सिंह चहल, के एन गंगवार, कामनी धीमान जी, जो अभी भी जुड़ी हुई हैं और बहुत विद्वान हैं। वो अपने सब्जेक्ट ही, उनका मैं लेक्चर सुन चुका हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। विनय मित्तल, शिल्पा पालस्कर, दिनेश जोशी, विजय सैनी, सुनील रातौरी, ओम प्रकाश तिवारी जी, कमलेश विश्वास, माधव मिश्रा जी, नवीन चंद्र जोशी, सविता पाटिल, पंकज शुक्ला जी, अर्चना जायसवाल, नीलम शुक्ला, विनोद वैरागी, मेरे अच्छे मित्र जो उज्जैन में हैं, पंचकर्म का हॉस्पिटल है इनका, सत्यनारायण पांडे, हिमांशु ओम, संध्या पांडे, निशा जोशी, वेद पारीख, सोनल पटेल, भरत ठोक, डॉक्टर विजय जाधव जी, प्रिंसिपल हैं पूना में किसी कॉलेज में और बहुत अच्छे विद्वान हैं, रसशास्त्र के स्पेशलिस्ट हैं, चैताली पटेल, योगेश महाजन जी, योगेश दत्त शर्मा जी और अनिल शुक्ला, जो कि बॉम्बे में ही रहते हैं, प्रोफेसर हैं, HOD हैं द्रव्य गुण विभाग में भोपाल में और द्रव्य गुण के बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे विद्वान हैं, गौरव शाह जी, गिरिराज प्रकाश शर्मा और संजय जी। ये हमारा कार्यक्रम हमेशा नित्य प्रति सुनते रहते हैं, इसके लिए आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। अब आइए, जैसे चिकित्सकों की मांग पर सोरियासिस के बारे में उन्होंने लेक्चर चाहा है। हालांकि एक बार सोरियासिस का लेक्चर हो चुका है, लेकिन उनकी मांग पर मैं पुनः, क्योंकि सोरियासिस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में और जानते हैं ये बहुत ही ऑटोइम्यून डिसीज़ है और बहुत ही जिद्दी प्रकार की डिसीज़ है, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। चलिए थोड़ा जानकारी आप सोरियासिस के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार से एक कुष्ठ या किटिव से इसकी तुलना की जा सकती है। किटिव या एक कुष्ठ। सबसे बड़ी खराबी इसमें होती है कि देखने में अपीयरेंस जो बहुत अगली होता है, बहुत ही खराब चेहरे में हो जाए, हाथ पैर में हो जाए तो देखने में बड़ा खराब लगता है और इसकी वजह से व्यक्ति मानसिक रोग से भी ग्रसित हो जाता है। कई बार मेरे एक पेशेंट हैं उज्जैन में, उनको मैंने पंचकर्म कराया तो उनको टेंडेंसी ये हो गई थी कि नहीं मैं तो आत्महत्या करूँगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट में हुआ। 3 बार उनका शोधन कराया, पूरा वमन विरेचन, और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और वो MLA रह चुके हैं और RSS से कार्य करता है। तो बड़े तल्लीनता से उनने 2 महीना तक 3 महीने तक ट्रीटमेंट लगातार लिया और उनका 3 बार हमने संशोधन कराया। आज वो बिल्कुल ठीक हैं। जैसा मैंने बताया, यह नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन इससे नहीं होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने विपरीत कार्य करने लगता है, अपने शरीर के प्रति विपरीत कार्य करने लगता है। इस व्याधि में आपने देखा होगा कि रक्त वर्ण के गोलाकार प्लक्स बन जाते हैं और ये ड्राई होते हैं, लार्ज एरिया में हो सकते हैं और सिल्वरी स्केल्स निकलते हैं, सिल्वरी स्केल्स। इसकी तुलना हम एक कुष्ठ या किटिव से कर सकते हैं
और ये वात और कफ प्रधान व्याधि है। अस्वेदनम महावस्तु यत मत्स्य सकलोपमम तदे कुष्ठम। अस्वेदनम महावस्तु, अस्वेदन में पसीना नहीं आता, महावस्तु ने काफ़ी जगह में ये विस्तृत शरीर में होता है। अस्वेदनम महावस्तु यत मत्स्य सकलोपम, जिस प्रकार मछली के शिल्क कवरिंग होती है उसी प्रकार इसकी स्केल्स जो है पेशेंट के निकलते हैं, इसलिए इससे तुलना की है। कई लोग जो है किटिप से भी करते हैं। श्यावम किर्ण खर स्पर्शम पटुभम किश्वम स्मृतम। श्यावम किर्ण स्पर्शम, तो वहाँ भी फुंसियाँ होने का उल्लेख है। सूखा है, ड्राई है, कंडू होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक कुष्ठ के लक्षण ज़्यादा इसमें मिलते हैं, इसलिए एक कुष्ठ मान करके चिकित्सा करना चाहिए। इसके प्रमुख लक्षण आप देखें तो सबसे पहला जो प्रमुख लक्षण है वो है मत्स्य सकलोपम, अर्थात स्केल्स निकलते हैं और खुजली भी होती है। एपिडर्मल थिकनिंग, त्वचा जो है मोटी हो जाती है, आपने देखा होगा। दूसरा ड्राइनेस इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि बार बार तेल लगाते रहें। कई बार तो मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वाटर थेरेपी ऐसी करते हैं, पानी से ही बार बार उसका शरीर को पोंछते रहते हैं, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। ड्राइनेस बहुत होता है और इरिदेमा, कंडू होती है। इसके अलावा दाह और विवर्णता, और दो स्पेशल साइन हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि सोरियासिस है। एक तो कैंडल ग्रीस साइन और एक है ऑस्टेज साइन। इनके द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि ये सोरियासिस है कि नहीं। आइए कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में समझें। पहले तो ये समझें कि जो आयुर्वेद में कुष्ठ का जो वर्णन है वो उसको कहा है कि ये महागध है। सुश्रुत ने तो औपसर्गिक रोग कहा है, जिसको आधुनिक दृष्टि से लेप्रोसी कह सकते हैं। लेकिन कुष्णादि वपुः इति कुष्ठम, त्वचा में विवर्णता उत्पन्न होना कुष्ठ है। और इसके दो भेद आचार्यों ने किए हैं, 7 प्रकार के महाकुष्ठ और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ। तो ये सब के सब इन्फेक्शियस नहीं हैं, लेकिन इन्फेक्शन का सिद्धांत शास्त्र में था। सुश्रुत कहते हैं प्रसंगात गात संस्पर्शात निःस्वात सह भोजनात् एक शय्या आसनाश्च वस्त्रमाला अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिसंदेव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरा नरम। तो ऐसी ये 4 व्याधियां हैं जो कि इन्फेक्शियस हो सकती हैं। तो वास्तव में कुष्ठ में जो लेप्रोसी प्रकार के कुष्ठ हैं, महाकुष्ठ हैं, वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, लेकिन सभी जैसे सोरियस नॉन इन्फेक्शियस है, वो इन्फेक्शन इससे फैलता नहीं है। इसके कारणों में देखें तो मुख्य कारण जो है विरोधी आहार विहार का सेवन, तिल है, कुल्थी है, लगातार सेवन, विदग्ध आहार का सेवन करना, विरोधीन्य अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुणि च भजताम गताम छर्दि वेगस्यान्यान्य प्रकृताम व्यायामम अतिसंताम भुक्तोपनिषेवणाम शीतोष्ण लंघन आहारान क्रम मुक्ता निषेवणाम घर्म श्रम भयार्दितानाम द्रुतम सीतांबु सेवनाम अजीर्णा धसनाश्चैव पंचकर्मा अपचारणाम नवान्य दधमत्स्याम लवणाम निषेवणाम मांस मूलक पृष्ठान तिलक क्षीर गुणासनाम व्यवायम चाप जीर्ण अन्य निद्राम च भजताम दिवाम विप्रान गुरुण धरसाम पापम कर्म चा कुरुताम। ये कुष्ठ के कारण है। तो चूँकि अलग अलग सबका कारण वर्णन नहीं है, तो ये सारे कारण कुष्ठ के उत्पादक हो सकते हैं और कुष्ठ के अंतर्गत एक कुष्ठ भी आता है। इसके जो पूर्व उपलक्षण हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया अस्वेदनम महावस्तु, स्वेदन नहीं होता, ये आपको ध्यान। स्पर्श अगित्वमति, स्पर्शागित्वमति, स्पर्श ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता, किसी कुष्ठ में स्पर्श ज्ञान नहीं होता, तो वो भी आपको देखना चाहिए। साथ में इसके भेद देख लें तो भेदों में मैंने बताया आपको 18 कुष्ठ का वर्णन बताया गया है। उसमें से 7 महाकुष्ठ हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुनरीक सिद्ध काकण के कुष्ठम चर्माख्यम एक कुष्ठम किटभम सावपाधिकम कुष्ठम चालसकम गेयो प्राय वायुवात कफाधिकम। तो इस प्रकार से 18 प्रकार के कुष्ठ हैं। और यह भी चरक ने कहा कि कुष्णादि वपुः के हिसाब से असंख्य कुष्ठ के प्रकार हो सकते हैं। आइए इसकी संप्राप्ति देखें। तो संप्राप्ति में स्वनिदानों से त्रिदोष का प्रकोप होता है। फिर जो ये त्रिदोष हैं
वो त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, ये दूष्य हैं। त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, 4 दूष्य हैं और 3 दोष। इनका दूषण बहुत आवश्यक है और ये एक साथ दूषित होंगे तो ही कुष्ठ उत्पन्न होता है। जहाँ विसर्प हम पढ़ेंगे उसमें भी 7 दूष्य हैं। रक्त, लसिका, त्वक, मान दोषम, दोषस्त्रो मलाह, विसर्पणाम समतो विज्ञा सब धातवाह। इनमें यही अंतर है कि विसर्प में 7 दोषों का दूषित होना आवश्यक नहीं है, जबकि कुष्ठ में आवश्यक है। तो ये एक सामान्य संप्राप्ति आप कह सकते हैं। वातादयस्त्रया दुष्टा त्वक, रक्त, मांस, सामुचा दूष्यन्ति सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्तचैकदशैविचा न चैकदोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। तो इस तरीके से पेशेंट में लक्षण होते हैं। लेकिन सोरियोसिस के लक्षण जो मैंने पहले बताए आपको, वो वेल डायग्नोस्ड होते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है। बस ये देखना है कि दाहा ज़्यादा है कि खुजली ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में समझें। तो जैसा आप जानते हैं कि कुष्ठ जो है वो त्रिदोषज होता है। तो त्रिदोषज में सर्वस्त्रिदोषम कुष्ठम दोषाणाम तो बलाबलम यथासुई लक्षण बुद्ध्वा कुष्ठानाम क्रियते क्रिया दोषस्य यस्य पश्येत कुष्ठेषु विशेष लिंगम आदृतम तस्यैव समम कुर्यात् तथा परम चानुबंधस्य। जो दोष के लक्षण पहले मिले उसकी पहले आपको चिकित्सा करना है। और चूँकि बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षा प्राणान दोषे हते मात्रा हते वायु हन्याद बलमाशु। क्योंकि इसमें त्रिदोष का प्रकोप होता है, इसलिए इसमें बहुदोषा शोधन जो है बार बार रोगी में कराना चाहिए। कम से कम 2 या 3 बार यदि संशोधन आप करा देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। और जैसे कहा है वात के वस्ति भूय अष्टै पैत्य के प्रायः विरेच नहीं है श्लेष्म के बमन प्रायः। तो इस दृष्टि से पंचकर्म चिकित्सा कुष्ठ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहले वमन कराएं। वमन कराने के लिए महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, ये आपको ध्यान में रखना है। और वमन कल्प कैसे तैयार करेंगे, उसमें कुटज, पटोल, निम्बक्वाथ और मदन फल। तो इसमें कुटज, पटोल और निम्ब ये 20-20 ग्राम लेके इसका 100 ml काढ़ा बना लीजिए। और उसमें मदन फल पिपली 12 से 15 ग्राम यौकुट करके उसमें रात्रि में भिगो के रख दिए, 1 दिन पहले, वमन के 1 दिन पहले। दूसरे दिन इसको अच्छी तरह मसल के छान लीजिए। छानने के बाद इसमें शहद 20 ml और 2.5 ग्राम से 5 ग्राम सेंधो मिला करके ये इससे आप वमन कराएं। बढ़िया पित्तांतम वमनम, पित्तांत वमन होगा और बड़ा सुखपूर्वक वमन होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वमन के 15वें दिन आपको विरेचन कराना है। तो मान लीजिए आपने संसर्जन 7 दिन कराया, तो 8वें, 9वें, 10वें दिन 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान पुनः पंचतिक्त का कराइए। पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत, इनसे आभ्यंतर बढ़ी हुई मात्रा में, यहाँ 30 मिलीलीटर से आवश्यक है नहीं देना। प्रारंभ में 30 ml हम देते ना परीक्षण रोज, यहाँ ऐसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रारंभ से ही 100 ml, 125 ml, 150 ml ऐसे 3 दिन दे दीजिए। तो 9वें, 10वें, 11वें दिन देना है अभ्यंतर स्नेहपान। 12वें, 13वें, 14वें दिन 4 दिन विश्राम करें और वाह्य अभ्यंग शोधन करा के और फिर 15वें दिन विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। और इसके लिए जो श्रेष्ठ वस्ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी वस्ती देना है। काल वस्ती क्रम में जरूर देवें। निरूप वस्ती के लिए दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल, निम्ब, मदन फल, अमलतास, इंद्रजौ और नागरमोथा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल पत्र, निम्ब छाल, मदन फल, अमलतास, इंद्रजौ और नागरमोथा, इनको 20-20 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लीजिए। और इस काढ़े में पंचतिक्त घृत 50 ml और चाल मोगरा तेल 50 ml, सेंधो 5 ग्राम डाल करके विधिवत वस्ती तैयार करें। विधिवत जहाँ मैं कहता हूँ तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात्, इस विधि से वस्ती तैयार करके और कम से कम काल वस्ती क्रम से देवें। तो इसमें इसमें भी अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अनुवासन इसमें वर्जित है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूला च मानवाहा अवश्यम स्थापना स्याति नानुवासस्य कथंचन। आस्थापन तो दे सकते हैं लेकिन अनुवासन कुष्ठ में नहीं देना है। तो ये और बीच बीच में कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ये औषधियाँ हैं जिनसे तेल को सिद्ध कर लें आप अनुवासन के लिए। उसमें मदन फल, मुलैठी, नींब, कुटकी और पटोल पत्र। फिर से मैं बोलता हूँ, अनुवासन के लिए तैल तैयार करने के लिए मदन फल, मुलैठी, नींब, कुटकी और पटोल पत्र, इससे सिद्ध कर लीजिए तेल को। और बीच बीच में आवश्यकता पड़े, आवश्यकता मतलब ये गुदाम में चुनचुनाहट हो, उदर शूल होने लगे, वात वृद्धि के लक्षण मिलने लगे, तो फिर बीच बीच में अनुवासन आप दे सकते हैं। अगर ये आप नहीं बना पाएँ तो आप चाल मोगरा तेल की अनुवासन आप पेशेंट को दे सकते हैं। पंचघृत की भी अनुवासन वस्ती दी जा सकती है। इस तरीके से ये वस्ती 16 वस्ती का क्रम कम से कम पेशेंट में लगाएं। मैं अगर पेशेंट तैयार है तो काल वस्ती, जिसको कर्म वस्ती बोलते हैं, 30 वस्तियों की, वो भी आप इसमें सेवन करा सकते हैं। तो इस तरीके से वमन, विरेचन और कालवस्ती क्रम ये पेशेंट में करना चाहिए। इसके बाद नस्य, क्योंकि ऊर्ध्वजत्रुगत मार्ग में खासतौर से शिरा प्रदेश में कान के पीछे जो सोरियोसिस की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, इसीलिए नस्य कर्म भी कराना चाहिए। इसके लिए 7 औषधियाँ हैं जिसमें धमापन या अवपीड़न नस्य इसके माध्यम से करा सकते हैं। इसमें सैंधव, दंतीमूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर और करंज और विडंग। फिर से मैं बोलता हूँ, 7 औषधियाँ हैं, सैंधव, दंतीमूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर, करंज और विडंग। इनको बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसका 2 चम्मच 3 चम्मच निकाल के रात्रि में भिगो के रख दीजिए। प्रातःकाल मसलिए, छानिए और ये आपका अवपीड़न नस्य हो गया। तेल पानी कम डालें, 2 चम्मच से पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि 6 से 8 बूंद आपको देना है। तो बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना है। और इसके पश्चात फिर रक्तमोक्षण। नस्य कम से कम आप 21 दिन का कोर्स करें। तो मैंने हमेशा बताया आपको, अगर शोधन नस्य दे रहे हैं तो 2 दिन आप स्नेह नस्य दीजिए। तो अणु तेल से 2 दिन 4-4 बूंद, और फिर इसके बाद तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन शोधन, जिसको हम अवपीड़न नस्य कहते हैं। अवपीड़न नस्य भी दे सकते हैं, धमापन भी इसका दे सकते हैं। उसमें 3 मिचुटी प्रमाण लेकर के 6 अंगुल लंबी नली लीजिए और उसमें 3 मिचुटी प्रमाण भर दीजिए और इसके बाद नासा में प्रक्षेपित कर दें। तो इससे भी ट्रीटमेंट, लेकिन अवपीड़न नस्य ज़्यादा सुविधा युक्त है देने में। रक्तमोक्षण, अगर ग्रथित है, कहीं एक ही जगह है तो वहाँ पर जलों का लगा सकते हैं। अगर सर्वांगत बीमारी है, सोरियोसिस है, तो वहाँ पर सिराभेद, और सिराभेद चूँकि वैसे शास्त्रीय कहता है 6 महीने में कराना चाहिए। पक्षाद छर्दनान अभिपेयान मांसान मांसाद स्रंसम चाविदेयम श्राव्यम रक्तम द्विवस्त्रे ही अल्पम नस्यम दद्यात् त्रिरात्रात्। पक्षाद का उल्लेख है कि पक्षाद 15 दिन में आप वमन करा सकते हैं, 1 माह के अंदर विरेचन करा सकते हैं, 6 माह में रक्तमोक्षण। तो 6 माह रक्तमोक्षण जो बताया है वो जब हम एक प्रस्थ निकालते हैं तब के लिए है। और यहाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml से ज़्यादा नहीं निकालना है। तो प्रति सप्ताह में 1 बार आप कम से कम 4 सिटिंग आप दे दें, सिराभेद यदि करना है। और रक्तमोक्षण करना है जलौका से, तो आप रोज़ाना आप कर सकते हैं या हर दूसरे दिन करें। तो ऐसा करने से पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा एक सिद्धार्थक स्नान, ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, सिद्धार्थक स्नान। मुस्त मदनम त्रिफलाकरंज आरगवध कलिंग यवाहा दारवी सप्तपर्णाः सिद्धार्थकम नाम चयति। इससे तक्र को सिद्ध कर दिए इन औषधियों से, और इसका तक्रधारा पेशेंट को करिए सोरियोसिस के रोगी में। तक्रधारा करने के पहले चाल मोगरा तेल से अभ्यंग कराएं या नींब तेल से अभ्यंग कराने के पश्चात ये तक्रधारा करें। इससे रोगी को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। आप करके देखेंगे, आप ये योग आपको सिद्धार्थक स्नान चरक संहिता में आपको कुष्ठ अध्याय में मिल जाएगा। अब कुछ लेप हैं जो कि पेशेंट को करना है, और लेप में चित्रक, सहीजन, गिलोय
अपामार्ग, बड़ी इलायची, ये बहुत सुंदर प्ले मैंने इस लेप का प्रयोग किया है, आप भी करें। कैसे बनाना है मैं समझाता हूँ आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। चित्रक, सहीजन, गिलोय, अपामार्ग, बड़ी इलायची, इसको दही के पानी के साथ, दही का जो मंड होता है ऊपर का, उसमें इसको बारीक पीसना है। तो पहले चूर्ण बना लीजिए, फिर दही का मंड मिला करके और अच्छा बारीक लेप तैयार करिए और इस लेप को एक बार दिन भर में लगाएं। आप देखेंगे 15 दिन के लगाने से पेशेंट में खुजली बिल्कुल बंद हो जाती है। और क्वाथ के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें है दारू हल्दी, नींब छाल, पटोल पत्र, अमलतास और त्रिफला। इसका शास्त्र प्रमाण है 21 दिन के सेवन करने से पेशेंट को तत्काल आराम प्राप्त होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, दारू हल्दी, नींब छाल, पटोल पत्र, अमलतास और त्रिफला बराबर बराबर मात्रा में योग कूट करके रख लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में 21 दिन इसका प्रयोग करें। 21 दिन प्रयोग करें, 7 दिन गैप करके फिर 21 दिन इसका प्रयोग करें। रस औषधियों में आप सब जानते हैं, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम और स्वर्ण माक्षिक 250 मिलीग्राम। बहुत ही अच्छा ये योग है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रसौषधि के संदर्भ में एक तो गंधक रसायन, शुद्ध गंधक या गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम, स्वर्ण माक्षिक 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, ये संशमनार्थ 10 ग्राम भोजन के आधा घंटे पहले दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। कुनकुना, ऊपर से गर्म पानी पिलाएं। टैबलेट्स में आरोग्यवर्धनी पंचनिम्ब बटी, इसका प्रयोग आप कराएं। इसके अलावा पटोल आदि क्वाथ भी बहुत ही उपयोगी है। पटोल आदि क्वाथ, पंचनिम्ब क्वाथ, ये भी अच्छा है। तैलों में सोमराजी तेल, चाल मोगरा तेल, निम्ब तेल और करंज तेल, इनका बारी बारी से आप प्रयोग पेशेंट में करें। और विरेचन के बाद आपको जो संशोधन करा लें, तो एक मैं आपको चक्रदत्त का एक योग बता रहा हूँ जिस पे हमने एक PhD थीसिस भी लिखाई थी और उससे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था। उसको नवाइस रसायन के नाम से जाना गया है। नवाइस रसायन में ये मैंने काम किया है इस पे, इसलिए मैं आपको दृढ़ता से कह सकता हूँ कि इसका प्रयोग आप करें, लाभ प्राप्त होगा। उसमें है आमल की, विभीत की, हरित की, वायविडंग, चित्रकमूल, भिलावा, वाकुची, लौह भस्म और भृंगराज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आमल की, विभीत की, हरित की, नवाइस रसायन के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें त्रिफला हो गया, विडंग, चित्रकमूल, भिलावा, वाकुची, लोह भस्म और भृंगराज। ये एक एक पार्ट बढ़ाते जाना है। जैसे 1 भाग अमल की तो 2 भाग विभीत की, 3 भाग हरित की, इस प्रकार बढ़ाते जा करके इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और इसका 1-1 चम्मच दिन में 2 बार 3 महीने तक प्रयोग करें। अगर आप वमन नहीं करा पा रहे हैं तो विरेचन कराने के बाद ही इसका सेवन करें, इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एक छोटा सा योग और है, उसमें दारू हल्दी कल्क, दारू हल्दी को अच्छा चटनी जैसा पीस लीजिए और उसको गोमूत्र मिला करके, दारू हल्दी कम से कम 10 ग्राम और गोमूत्र करीब 30 ml मिला करके आप दोनों टाइम इसका सेवन करें। ये भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। इसके अलावा रस योग में शुद्ध गंधक, रसमाणिक्य और गिलोय सत्व, शुद्ध गंधक 250, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 बार पेशेंट को दें। ये पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप हारिए नहीं, पेशेंट को हिम्मत दिलाइए। आप देखेंगे इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन फिर रिकरेंस हो सकता है। इसलिए 3-3 महीने के अंतर्गत आप 2-3 बार ये संशोधन क्रिया पेशेंट को करें। और आप कहेंगे पेशेंट नहीं कराए, बिल्कुल कराता है, क्योंकि सोरियासिस कहीं ठीक होती नहीं है। पेशेंट को अच्छी तरह काउंसलिंग करेंगे तो निश्चित है वो आपको सहयोग करेगा और जानता है कि भाई डॉक्टर जो है मेरे हित के लिए कह रहा है, तो काउंसलिंग करके 2-3 बार संशोधन करा के ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने अपनी अल्पबुद्धि के माध्यम से कुछ सोरियासिस के बारे में बताया। कोई प्रश्न यदि इसमें उपस्थित होते हैं तो आप लिख के भेजेंगे, कल निश्चित है इस पर चर्चा करेंगे। साथ में यह भी बताते जाएं कि अब कौन सा रोग आप
समझना चाहते हैं, क्योंकि मेरे विचार से बहुत हो चुका है। जितने रोग मैंने पाए हैं किताबों में और जो मैंने पढ़ा है वो सब मैंने आपको दिया है। कुछ रोग हैं बीच बीच में, जैसे मानस रोग हैं, कुछ आत्तिक रोग भी हैं, इनको भी बीच बीच में हम चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल हम 4 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय आयुर्वेद।